दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन, बेटे ने दी जानकारी। जी आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के निधन की जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि वे दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती थे। उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रणब मुखर्जी की इस बीमारी ब्रेन सर्जरी से हुई थी, जिसके बाद वे गहरे कोमा में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी बीते करीब 20 दिन से दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी है। और वहीं अगली खबर में बता दें कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा, नहीं होगा कोई सरकारी कार्यक्रम। जी हम बात करें कि देश के 13वें राष्ट्रपति के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक के दौरान देश भर में सरकारी भवनों पर तिरंगा आधा झुका हुआ रहेगा और कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रपति पुतिन ने पत्र लिखकर दी श्रद्धांजलि। जी हम बात करें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश विदेश के दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक शोक संदेश भेजा है। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा कि प्रणब मुखर्जी बांग्लादेश के सच्चे मित्र थे। बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में उनके योगदान के लिए उन्हें 2013 में सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों पर लग सकती है पाबंदी। जी आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण की खातिर उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 2 बच्चों से अधिक वालों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इस आशय के प्रस्ताव पर यूपी सरकार इसके नफा नुकसान का आकलन करने में जुटी है। उधर निर्वाचन नियमावली बदलाव को लेकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताया है और वहीं ग्राम प्रधान संगठन ने इस मुद्दे पर पहले आम सहमति बनाने पर जोर दिया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि यूपी में ब्राह्मणों के पास हथियारों के लाइसेंस को लेकर गफलत में क्यों पड़ गई योगी सरकार। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भाजपा के ही एक विधायक के सवालों के चक्कर में बुरी तरह गफलत में पड़ी हुई है। भाजपा विधायक ने राज्य में ब्राह्मण की सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल का जवाब विधानसभा के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री से मांगा, तो उसको लेकर सरकार असमंजस में नजर आ रही है। पहले तो शासन की ओर से जिलाधिकारियों को एक अटपटा सा निर्देश जारी किया गया है, लेकिन बाद में सरकार ने उससे कदम पीछे खींच लिए। लगता है कि विपक्ष ने जिस तरह से ब्राह्मण राजनीति को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है, उसने प्रदेश सरकार को बहुत ही फूंक कर फैसले लेने को मजबूर कर दिया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि लद्दाख में झड़प को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा कुत्तों खिलौनों की बात पर ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। जी हम बात करें कि रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिशें की, जिसके बाद दोनों देशों ने सैनिकों के बीच झड़प हुई और जिसके बाद सीमा पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय की ओर से आई जानकारी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के चीन के साथ नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि चीन एलएसी पर लगातार दुस्साहत कर रही है और स्थिति को बदलने की कोशिश में है, लेकिन भाजपा सरकार वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, भारतीय नस्ल के कुत्ते और खिलौने की बात कर आप ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन चीन से कैसे निपटना है इस पर ध्यान तो देना ही होगा।
और वही अगली खबर बता दें कि 7 सितंबर से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो, नहीं खुलेंगे सारे स्टेशन, केवल स्मार्ट कार्ड से मिलेगी एंट्री। जी हम बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। शनिवार को जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। हालांकि रेड जोन में आने वाले मेट्रो स्टेशन को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात में जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन और कुछ अन्य इलाकों में पड़ने वाले मेट्रो स्टेशन तुरंत नहीं खोले जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी में दिल्ली मेट्रो पिछले काफी समय से बंद है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को जाकिर नायक से मिले 50 लाख रुपए। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेता संबित पात्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन समेत कई महत्वपूर्ण विषयों को आज हम देश के सामने रखने जा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि जहां भ्रष्टाचार का नाम आता है वहां कांग्रेस और गांधी परिवार का नाम जरूर आता है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी जांच चल रही है और इस फाउंडेशन ने 8 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेपी नड्डा जी ने कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वहां कैसे भ्रष्टाचार हुआ। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने की मंदिर खोलने की मांग। शिवसेना ने पूछा कोरोना विस्फोट हुए तो भाजपा लेगी जिम्मेदारी। जी आपको बता दें कि शिवसेना ने सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी के बीच महाराष्ट्र में मंदिरों को फिर से खोलने की मांग को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना ने पूछा कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में दोबारा भारी वृद्धि हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल भाजपा ने राज्य में धार्मिक स्थल फिर से खोलने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया था। और अब अगली खबर बता दें कि प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹1 का जुर्माना, ना देने पर होगी 3 महीने की जेल। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशांत भूषण को 15 सितंबर ₹1 बतौर जुर्माना भर देने का आदेश दिया है। प्रशांत जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना होगा। साथ ही 3 साल तक के लिए वकालत करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। चीफ जस्टिस SA बोबडे को लेकर ट्वीट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रशांत भूषण से माफी मांगने को कहा था, लेकिन प्रशांत भूषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि भूषण ने अपने बयान को पब्लिसिटी दिलाई। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने फैसले में भूषण के कदम को सही नहीं मानते हुए कहा कि कोर्ट के विचार किए जाने से पहले ही प्रशांत भूषण के प्रेस को दिए बयान कार्यवाही को प्रभावित करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला किसी प्रकाशन या मीडिया में आए विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। और वही अगली खबर बता दें कि अवमानना मामले में बोले प्रशांत भूषण, कहा जुर्माना भरकर SC के फैसले को दूंगा चुनौती। जी आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरे ट्वीट का मकसद सुप्रीम कोर्ट का अनादर करना नहीं था, मैं सिर्फ अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इस जुर्माने को सम्मान पूर्वक चुकाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो मुझे मान्य होगा। इसके अलावा वो अवमानना के इस फैसले को फिर से चुनौती भी देंगे। उन्होंने कहा कि हर भारतीय मजबूत न्यायपालिका चाहता है। अगर किसी देश की न्यायपालिका कमजोर होती है तो उसका लोकतंत्र भी कमजोर हो जाता है। उन्होंने उन लोगों को भी धन्यवाद कहा जिन्होंने उनके समर्थन में अभियान चलाया था। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं अब अगली बड़ी खबर बता दी कि भाजपा ने यूट्यूब पर साझा किया पीएम के मन की बात का वीडियो। 8 लाख से अधिक लोगों ने किया डिसलाइक। जी हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे काफी पसंद किया जाता है। देश भर में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन इस अगस्त माह के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किया था, जिसे 8 लाख से अधिक लोगों ने डिसलाइक किया है। सोमवार को भाजपा के यूट्यूब चैनल पर इस पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तकरीबन 21 घंटे बाद इस वीडियो को साझा किया गया है। और वहीं अगली खबर बता दें कि मन की बात में डिसलाइक का रिकॉर्ड बनने पर अखिलेश यादव बोले, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच होने जा रही जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। परीक्षा के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी छात्र सभा के सदस्यों ने लखनऊ में राजभवन के पास प्रदर्शन किया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर मिले डिसलाइक को लेकर कहा कि पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को शायराना अंदाज में ट्वीट कर लिखा कि कभी कभी यूं भी रखी जाती है इंसाफ की आबरू, हिफाजत में रख लिए जाए कुछ फैसलों के फैसले। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्शाकर अपना दोष दर्ज किया है, उसने साफ कर दिया कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दंभ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। ये जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 78,512 नए मामले। जी आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 36,19,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 36,19,169 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 27,72,928 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 64,617 लोगों की जान भी जा चुकी है। और अब अगली खबर बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, अनलॉक 4 के लिए जारी की गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। वस्तुएं और व्यक्तियों के अंत विभागीय परिवहन की अनुमति है। निजी बस व मिनी बस चलाने की अनुमति है। इसके लिए एसओपी राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी की जाएगी। अनलॉक 4 को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में जिला पाबंदी हटा दी गई है, ई पास हटाया गया है, यानी अब सफर के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर 30% लोगों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। हालांकि राज्य में स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और अब अगली खबर बता दें कि जीडीपी में गिरावट पर पी चिदंबरम का आरोप, कहा मोदी सरकार ने स्थिति संभालने के लिए कुछ नहीं किया। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसके बारे में पहले से अंदेशा था, लेकिन सरकार ने समय रहते स्थिति संभालने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन वह अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करेगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख, शेयर की कुछ पुरानी तस्वीरें। जी आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी थी। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया कि भारी दिल से आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का आरआर अस्पताल
अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोच्चतम प्रयासों और पूरे देश के लोगों की प्रार्थना के बावजूद निधन हो गया। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। आज ही अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि प्रणब मुखर्जी का स्वास्थ्य सोमवार को और खराब हो गया, क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें सेप्टिक शॉक लगा है। सेप्टिक शॉक एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। और वहीं उनके निधन से पीएम मोदी को गहरा आघात लगा है और उन्होंने इसे ट्वीट के माध्यम से व्यक्त भी किया है और प्रणब दा के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें अलका लामा ने कहा कि खिलौने, कुत्तों और मोर पर बातें नहीं चाहता देश। डिबेट में बीजेपी नेता का जवाब आया, कहा चीन पर रोक क्यों रही है कांग्रेस, ये नेहरू वाला भारत नहीं है। जी आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर सोमवार को कुछ न्यूज पर कांग्रेस नेत्री और बीजेपी प्रवक्ता के बीच जमकर डिबेट हुई। कांग्रेस की ओर से अलका लामा ने कोरोना और आर्थिक संकट के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देशवासी खिलौने, कुत्तों और मोर पर बातें नहीं सुनना चाहती है, वे अहम मुद्दों का हल चाहते हैं। हालांकि इसके जवाब में बीजेपी की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आया। पार्टी नेता संबित पात्रा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस आखिर चीन पर रोने क्यों लगती है, ये नया भारत है, पंडित नेहरू वाला देश नहीं है। आपको बता दें, आर पार नाम के शो में कांग्रेस नेत्री अलका लामा ने कहा कि पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है, पर राजनीतिक स्तर पर यह वार्ता चीन के साथ पूरी तरह विफल दिख रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व को आगे आना चाहिए था। कल मन की बात कार्यक्रम को क्यों लोगों ने डिसलाइक किया, इसलिए क्योंकि वे ये नहीं सुनना चाहते थे कि खिलौनों, कुत्तों और मोरों के साथ कैसे खेला जाता है। वे चीन, कोरोना और जीडीपी को लेकर देश का स्टैंड सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अलका लामा ने जिस तरीके से सरकार पर हमला किया है नरेंद्र मोदी के खिलौना और मोर के टॉपिक को लेकर, तो क्या वाकई में उनका कहना ये सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों पर ट्यूशन की फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क लेने पर लगाई रोक। जी हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया के अधीन आने वाले शिक्षा विभाग ने निजी सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ही ले, लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लेंगे। हालांकि ये भी निर्देश दिया गया कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क आनुपातिक रूप से वसूला जा सकता है। इससे पहले 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया था। अब दिल्ली सरकार के ताजा आदेश से निजी स्कूलों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। और वहीं लॉकडाउन अवधि के दौरान माता पिता को सभी निजी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं देना होगा। वार्षिक और विकास शुल्क माता पिता से लिया जा सकता है। वह लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद केवल मासिक आधार पर ले सकते हैं। स्कूल खुलने के दौरान अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसे कि परिवहन शुल्क आदि है। माता पिता से शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्कूल माता पिता या छात्रों से परिवहन शुल्क की मांग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि फीस केवल मासिक आधार पर एकत्र की जाएगी। शिक्षा विभाग से निजी स्कूल को ये आदेश दे दिए गए हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमान भी अडानी ग्रुप के पास, खरीद ली 74% हिस्सेदारी। जी आपको बता दें कि अडानी समूह ने आखिरकार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा कर लिया है। इस बारे में सूत्रों के हवाले से खबरें काफी पहले से चल रही थी। अब समूह ने एक बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। इस सौदे के साथ अडानी निजी क्षेत्र की भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएगी। अडानी समूह को पहले ही देश में पीपीपी मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला है। और हमें अगली खबर बता दें कि एलएसी पर फिर भिड़े भारतीय और चीनी सैनिक। कांग्रेस बोली मोदी कब दिखाएंगे लाल आंखें। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग झील के पास भारत चीन के सैनिकों में एक बार फिर झड़प हो गई है। भारत चीन के बीच इस ताजा घटना पर देश के अंदर भी सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पूछा है कि प्रधानमंत्री की आंखें लाल कब होंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश की सरजमी पर कब्जे का नया दुस्साहस हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा
कि देश की सरजमी पर कब्जे का नया दुस्साहस, रोज नई चीनी घुसपैठ, पैंगोंग सो लेक इलाका, गोगरा व गलवान वैली, डेप्संग प्लेनस, लिपुलेक, लोकलाम व नाथुला के पास फौज तो भारत मां की रक्षा में निडर खड़ी है, पर मोदी जी की लाल आंख कब दिखेगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।